हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेड और यूजीसी एनटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और फ्रेंड्स, हमने कल किया था त्रासदी का सिद्धांत अरस्तू का, आज हम करेंगे विरेचन का सिद्धांत अरस्तू का। और फ्रेंड्स, विरेचन का मतलब होता क्या है? विरेचन का मतलब हमारे मन में जो विकार उठते हैं उनको हम शांत कर लें, ताकि जो हमें दुख है वो दुख के बाद हमें सुख की अनुभूति हो। तो यही इसको ही विरेचन कहते हैं। और ये किससे संभव होता है? त्रासदी से। अगर हमें किसी चीज़ का दुख होता है, अगर हम उस दुख को किसी और के सामने कह देते हैं तो हमारे दुख का वो विरेचन हो जाता है फ्रेंड्स। इसे इसका साधारण शब्दों में यही अर्थ है। और फ्रेंड्स, इसमें जो अरस्तु ने त्रासदी को जो है सबसे श्रेष्ठ माना है, और इसकी श्रेष्ठता भी इसका भी कारण यही है इनका, कि जो त्रासदी है वो दर्शकों के मन पर करुणा तथा त्रास की भावना को उकसाकर उसका विरेचन कर देती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, फिर से शुरू करते हैं। इससे दर्शक के उद्वेग शांत हो जाते हैं और उसके भावों में संतुलन आ जाता है। यह स्थिति आनंददायक होती है। इसीलिए माना गया है कि त्रास से पूर्ण होने के बावजूद अंतिम परिणति में आनंद ही प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे विरेचन का मतलब होता क्या है। मतलब त्रासदी अगर हो जाती है, जो करुणा और त्रास की भावनाएं उकसा कर, मतलब जो पाठक या दर्शक है वो अगर वो कोई फिल्म देखते हैं या कोई काव्य पढ़ते हैं तो उससे उसको वो उसी दुख से गुजरता है जिस दुख से उस कथा का नायक गुजरता है। तो उससे उसके जो दुख का है वो भी विरेचन हो जाता है। इसका शब्द का प्रयोग का मतलब देख लीजिए कहाँ से आया, इसका शब्द का प्रयोग किस तरह से प्रयोग हुआ। ये ग्रीक भाषा का कैथारसिस शब्द मूलतः चिकित्सा शास्त्र का शब्द होता है ये। और ये पूछा जाता है फ्रेंड्स शब्द में ये कहाँ से आया विरेचन, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। जो ये ग्रीक भाषा का शब्द है विरेचन, जो है किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इस लाइन को अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, ताकि आप अच्छे से समझ लें। और इसकी पीडीएफ में फ्रेंड्स सारे सिद्धांतों के आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप और अच्छे से पढ़ लेना इसको डिटेल में, क्योंकि मैं मेन ही बताऊँगी। तो चिकित्सा शास्त्र से इसको इसलिए जोड़ा है फ्रेंड्स कि जैसे चिकित्सा शास्त्र में हमें डॉक्टर दवाई देता है तो उससे हमारा विरेचन हो जाता है, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। उसी प्रकार ये काव्य का भी विरेचन होता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि उपयुक्त औषधि के प्रयोग द्वारा शरीर को विकारों तथा अस्वास्थ्यकर तत्वों से मुक्त करके राहत प्रदान करना। तो ये शब्द ग्रीक भाषा का है, कैथारसिस शब्द से आया है ये विरेचन। और अरस्तु ने जो है करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों के उचित विवेचन को त्रासदी का प्रकार्य माना था। त्रासदी के तमाम विवेचन में इनकी व्याख्या या इससे सिद्ध संबंध और कोई बात नहीं मिलती। त्रासदी के संदर्भ में विरेचन का केवल नामोल्लेख है, किंतु संगीत के संदर्भ में बात इससे कुछ अधिक स्पष्ट हुई है। उसी से सूत्र लेकर विद्वानों ने इस संकल्पना को समझने समझाने की कोशिश भी की। अरस्तु का कहना था कि करुणा तथा त्रास अथवा आवेश की कुछ व्यक्तियों में बड़े प्रबल होते हैं, किंतु देखा जाता है कि धार्मिक रागों के प्रभाव में वे शांत हो जाते हैं, मानो उनके आवेश का समन और विरेचन हो गया हो। इसका अर्थ हुआ कि जिनका मन त्रासदायक भावों के कारण उद्विग्न हो वे संगीत सुनकर शांत हो जाते हैं। जैसे फ्रेंड, जैसे हमारा मन कभी उदास होता है तो हम कुछ गाने वगैरह सुन लेते हैं तो उससे हमारा मन एकदम सही हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो उनकी आवेग का उफान बैठ जाता है तथा समन अर्थात शांत हो जाने की स्थिति के साथ ही अरस्तु ने विरेचन शब्द का भी प्रयोग किया है। चिकित्सा शास्त्र के इस शब्द के इस लक्षणिक प्रयोग से उनका आशय प्रतीत होता है कि जिस प्रकार रेचक औषधि के प्रभाव से शरीर के अस्वास्थ्यकर तत्व दूर हो जाते हैं और व्यक्ति राहत महसूस करता है, उसी प्रकार धार्मिक रागों को सुनकर व्यक्ति के मन के विकार दूर हो जाते हैं और शांति का अनुभव करता है। जैसे फ्रेंड्स, कोई सत्संग सुन लेता है, अब सत्संग में जो होते सत्विचार होते हैं, अगर हम उनको सुनते हैं तो हम उनको ग्रहण करते हैं और उन्हीं से हमारे मन का जो है जो त्रासदी है वो हमारी मिट जाती है, उसका विरेचन हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स, अगर हम अच्छे विचार सुनते हैं तो हमारा मन भी अच्छा हो जाता है, और नेगेटिव विचारों को हम सुनते हैं तो हमारा मन भी नेगेटिव हो जाता है। त्रासदी भी दर्शक पाठक के मन में उमड़ते करुणा तथा त्रास के भावों का समन कर देती है और उन्हें इन विकारों से मुक्त कर देती है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो परवर्ती साहित्य शास्त्र में इस विषय के संबंध 4 प्रकार की व्याख्याएं हैं इसमें। एक तो है फ्रेंड्स, देख लीजिए, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ।
ये सारी है, एक इस पेज पर है, बाकी 3 इस पर है। पहली धर्म परक है, दूसरी नीति परक, सौंदर्य परक और संरचना परक। धर्म परक को देख लेते हैं पहले फ्रेंड्स। धर्म परक में क्या है? यह विरेचन की सर्वप्रथम व्याख्या है। इसके सूत्र अरस्तु के धार्मिक रागों से संबंध कथन से उठाए गए हैं। कुछ लोगों में करुणा और त्रास का आवेश बहुत प्रबल होता है, किंतु धार्मिक रागों के प्रभाव से वे शांत हो जाते हैं, मानो उनके आवेश का समन और विरेचन हो गया हो। जैसे फ्रेंड्स कहते हैं, अगर तुम्हारा मन उदास है तो तुम सत्संग सुनो, तो सत्संग में सद्विचार कहे जाते हैं, तो उसको सुन के जो है इंसान का मन शांत हो जाता है। धार्मिक आवेश में कुछ लोग हार की स्थिति में आ जाते हैं। ये पॉजिटिव माइंड जो है, सकारात्मक विचार हमारे मन में जाते हैं और हमारे मन को भी वो सकारात्मक ही कर देते हैं, तो इसी को विरेचन कहते हैं फ्रेंड्स। उनका आवेश उन्माद की स्थिति में पहुंच जाता है, जहां उन्हें अपनी या संसार की सुध बुध नहीं रहती। यूनान में ऐसे व्यक्तियों को उदाम संगीत सुनाया जाता था, जिससे उनके आवेश का समन हो जाता था। ये बात अरस्तु ने कही है। अरस्तु के मतानुसार ये शांति विरेचन के माध्यम से होती है। और प्रोफेसर गिलबर्ट मरे जो है, जैसे कुछ विद्वानों ने माना है कि त्रासदी के संदर्भ में भी विरेचन से अरस्तु का ही यही तात्पर्य था, अर्थात दर्शकों के मन में करुणा तथा त्रास की भावना पहले से ही होती है। उदाम संगीत की ही भांति त्रासदी की उद्वेग कर स्थितियाँ भी दर्शक पाठक के अंतर में निहित इन भावों को उत्तेजित करके फिर शांत कर देती है और मन को संतुलन की अवस्था में ले आती है। मन संतुलित हो जाता है। इन भावों को जो दोनों को मिलाकर जो उनके मन में जो विकार उठते हैं, उस विकारों से वो फिर मन उसका एकाग्र हो जाता है। अरस्तु तथा विरेचन शब्द का प्रयोग इन्हीं संदर्भों में मिलता है। त्रासदी तथा धार्मिक संगीत। त्रासदी और धार्मिक परंपरा का संबंध बहुत पुराना है और इसकी जो व्याख्या, जो अरस्तु की व्याख्या अरस्तु ने जो किया है ये सिद्धांत, इसकी भी आलोचना हुई है। त्रासदी के दर्शकों, पाठकों तथा धार्मिक संगीत के श्रोताओं में एक मौलिक अंतर होता है। धार्मिक राग के श्रोताओं पर करुणा और त्रास का आवेश पहले से ही छाया रहता है या फिर उनकी स्थिति में रहते हैं। वो राग सुनना आरंभ करते समय उनकी मन स्थिति सामान्य नहीं होती, किंतु त्रासदी के दर्शक पाठक इस प्रकार आविष्ट स्थिति में नहीं होते। अतः दोनों को एक ही श्रेणी में रखना और इस आधार पर त्रासदी में विरेचन की व्याख्या करना उचित नहीं है, ये आलोचकों ने कहा है अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के लिए। अरस्तु ने संगीत तथा त्रासदी दोनों ही संदर्भों में करुणा तथा त्रास की भावनाओं तथा चर्चाधीन विधा द्वारा उनके विरेचन का उल्लेख किया। इन्हें बिल्कुल असंबद्ध नहीं माना जा सकता। अब दूसरी व्याख्या क्या है? नीतिपरक व्याख्या। जो नीतिपरक व्याख्या है फ्रेंड्स, नीतिपरक व्याख्या में क्या है? विरेचन की नीतिपरक व्याख्या इसे मनोविकारों से जोड़कर देखती है। जो विरेचन की नीतिपरक व्याख्या वाले जो जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने क्या देखा? इसको मनोविकार से जोड़ के देखा है। जर्मन विद्वान है बार्नेज, उन्होंने कहा है कि इस व्याख्या का प्रतिपादन करते हुए माना उन्होंने कि मानव के मन में अनेक मनोविकार होते हैं। इनमें से करुणा और त्रास बड़े प्रबल और दुखदायी होते हैं। मानव यदि इनका निरंतर दमन करता रहे, क्या करता रहे फ्रेंड? निरंतर दमन करता रहे, तो वो उनके मन में बैठ जाते हैं। और क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे हम कहते हैं कि हम ज़्यादा मत सोचो, किसी चीज़ को ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि वो मन में बैठ के हमें डिप्रेशन में ले आते हैं। तो यही कहा, क्या कहा है विद्वान बार्नेज ने कहा है कि जैसे करुणा और त्रास बड़े प्रबल और दुखदायी होते हैं, मानव यदि इनका निरंतर दमन करता रहे, मतलब उनको अपने मन में डालता रहे, तो ये ग्रंथि बनकर उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देते हैं, किंतु जीवन में इनकी खुलकर अभिव्यक्ति करने का अवसर उसे नहीं मिलता। त्रासदी में परिस्थितियों की ऐसी योजना होती है जिनमें वे मनोवेग बड़े अतिरंजित रूप से में प्रस्तुत किए जाते हैं। दर्शक पाठक उन दृश्यों का मानव भावन करते समय स्वयं को भी उन स्थितियों में गुजरता हुआ महसूस करता है। जैसे फ्रेंड्स, हम कोई भी ऐसी फिल्म देखें जिसमें किसी नायक या नायिका के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हमें लगता है वो हमारे साथ ही हो रहा है। तो यही इसमें कहा है इन्होंने अपनी व्याख्या में। यहाँ उन्हें छुपा कर या दमित करके रखने की आवश्यकता नहीं होती। तीव्र उद्वेलन के बाद वे भाव समित हो जाते हैं, उसे मन में शांति तथा विशुद्धता का अनुभव होता है और साथ ही मनोविकारों की शांत हो जाने के कारण आत्मिक शुद्धि का भी उसका मन सहजता तथा संतुलन पा लेता है। त्रासदी के प्रभाव से पहले उसके मन में घुमड़ते दुखद भाव उत्तेजित होते हैं और फिर यह उफान शांत होकर मानसिक विशुद्धता, शुद्धि और संतुलन में बदल जाता है। यही प्रक्रिया विरेचन है। चिकित्सा शास्त्र में रेचक औषधियों के प्रयोग द्वारा जो विरेचन होता है वह शरीर के क्या होता है फ्रेंड्स? शरीर के विकारों को शांत करके शरीर को स्वस्थ प्रदान करता है। उसी प्रकार त्रासदी मानसिक स्तर पर विकारों का विरेचन करके दर्शक पाठक को मानसिक स्वास्थ्य तथा संतुलन प्रदान करती है।
का भी यही मानता फ्रेंड, फ्रायड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो इस पर ही आधारित है। बार्नेज की जो व्याख्या फ्रायड के सिद्धांत से ही मेल खाती है फ्रेंड्स। और इसका मत क्या था फ्रायड का? व्यक्ति की दमित इच्छाएं उनके अवचेतन में ग्रंथियां बन जाती है, मनोरोगों को जन्म देती है। विशिष्ट मनोवैज्ञानिक उपचार द्वारा वह इन ग्रंथियों से मुक्त होकर स्वस्थ और संतुलित हो जाता है। तो कहते हैं ना फ्रेंड्स, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। बार्नेज व्यक्ति के मानस पर त्रासदी के प्रभाव को मनोचिकित्सा के प्रभाव की ही श्रेणी में रखकर देख रहे थे। विरेचन की यह व्याख्या भी धर्मपरक व्याख्या से बहुत भिन्न नहीं है, किंतु ध्यान दें कि यह आधुनिक युग में मनोविज्ञान की प्रगति से जुड़ी हुई व्याख्या है। आज हम त्रासदी के प्रभाव को इस संकल्पना से जोड़कर समझे तो संगत लगता है, किंतु अरस्तु भी मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र की इन गहराइयों से परिचित थे। यह हमने आज की संकल्पना ईसा पूर्व 4वीं सदी पर आरोपित कर दी है। तो यह इसमें बताया गया है। धर्मपरक और नीतिपरक व्याख्या जो विरेचन को दर्शक पाठक के मनोविज्ञान, मानसिक उद्वेग और उसके दमन से, शमन से प्राप्त संतुलन से जोड़कर ही देखती है। त्रासदी को कला या साहित्य की एक विधा के रूप में देखते हुए उसमें विरेचन के स्थान पर महत्व का विवेचन भी व्याख्या नहीं करती। इनके विपरीत कलापरक व्याख्या त्रासदी को केंद्र में रखती है। तीसरी व्याख्या किसकी फ्रेंड्स? सौंदर्यपरक व्याख्या है। ये कला पर बल देने वाले सिद्धांत रूपवाद, कलावाद आदि हमेशा कृति को ही अपने विवेचन का केंद्र बनाते हैं, बाह्य तत्वों को नहीं बनाते। विरेचन की कला परक व्याख्या में भी विरेचन को मूलतः प्रेषक पाठक पर पड़ने वाले प्रभाव की दृष्टि से नहीं बल्कि एक कलागत व्यापार के रूप में देखा गया है। स्वच्छंदवादी आलोचना के विवेचन में इस कला परक व्याख्या के संकेत मिलने लगे थे, किंतु इसके प्रमुख प्रतिपादक प्रोफेसर बूचर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं इस व्याख्या के फ्रेंड्स? बूचर माने जाते हैं। कला परक, ये सौंदर्य परक व्याख्या के कौन माने जाते हैं? बूचर। तो अब आगे देखिए, इसके बारे में और बता देते हैं हम आपको। इसकी व्याख्या जो की है नगेंद्र ने क्या कहा है इसके लिए? नगेंद्र ने कहा है, बूचर ने पहले इसका विरोध नहीं किया बल्कि इसे विरेचन की चर्चा का केवल पहला पक्ष माना था। और नगेंद्र के अनुसार क्या है? उनकी दृष्टि में यह विरेचन प्रक्रिया का अभावात्मक पक्ष है, क्योंकि यह करुणा और त्रास का संबंध करता है। बूचर के अनुसार त्रासदी का कार्य केवल करुणा या त्रास के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि इन्हें एक सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्रदान करना है। इन्हें कला के माध्यम में ढालकर परिष्कृत तथ्य तथा स्पष्ट करना है। बूचर के अनुसार करुणा तथा त्रासदी अभिव्यक्ति विरेचन के कार्य का केवल पूर्व पक्ष है। इसका अधिक महत्वपूर्ण तथा भावात्मक पक्ष इन भावों को कला के माध्यम से ढालकर परिष्कृत तथा स्पष्ट करना है। तो ये था फ्रेंड बूचर के कारण, बूचर ने जो इसकी सौंदर्यपरक व्याख्या की है। और संरचनापरक व्याख्या में क्या आएगा? संरचनावादी साहित्य दृष्टि का मत है कि साहित्य सिद्धांत ही क्या, किसी कृति की व्यवहारिक समीक्षा, इनमें कृति से बाह्य तत्वों का पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए। इन्हें पूरी तरह विधा या कृति की संरचना पर ही केंद्रित रहना चाहिए। विरेचन के संदर्भ में भी इस दृष्टि में दर्शक पाठक पर पड़ने वाले प्रभाव को चर्चा के क्षेत्र में बाहर माना है, क्योंकि इसका संबंध संरचना के नहीं बल्कि शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान से जोड़ा गया है इसको, और उसे इन्होंने नकारा है इस बात से कि शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान से जोड़ा गया है। इसके अनुसार क्या है? इनके अनुसार विरेचन पूर्णतः कला परक अवधारणा है। संरचना परक वाले क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि इसको चिकित्सा शास्त्र और मनोविज्ञान से नहीं जोड़ते हैं। ये विरेचन पूर्णतः कला परक अवधारणा है, इसका संबंध त्रासदी की संरचना से है। और इसके जो विद्वान थे प्रमुख संरचनावाद के, ये प्रसिद्ध विद्वान गोल्डस्टीन ने इसे संरचना से कैसे जोड़ा है? इन्होंने करुणा और आतंक को दर्शकों पर प्रभाव डालने वाले भावों के रूप में नहीं बल्कि त्रासदी की सामग्री के रूप में देखा है। जीवन में भाव त्रासदायक है, किंतु त्रासदी में ये भी घायल हो जाते हैं, ये दुख के दंश से मुक्त हो जाते हैं। इनके अनुसार यह विरेचन की प्रक्रिया द्वारा होता है, अर्थात इनके मत में विरेचन दर्शक के मन को त्रास से मुक्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि त्रास के अंदर ही करुणा तथा त्रास के भावों को कष्ट देने की प्रवृत्ति से मुक्त करने की प्रक्रिया है। इस मत के अनुसार करुणा तथा त्रासदी की सामग्री है। त्रासदीकार इस सामग्री में से कुछ अंश छोड़ता है, कुछ मनमाने ढंग से बड़ी शाखाओं को छटाई करके उन्हें एक सुंदर संरचित रूप देता है। उसी प्रकार त्रासदीकार भी उपलब्ध सामग्री की काट छाट करके उसे व्यवस्थित और रूपबद्ध करता है। अतः त्रासदी की समुचित रूप रचना के लिए सामग्री का समुचित चयन तथा व्यवस्था आवश्यक होती है। यही प्रक्रिया क्या है फ्रेंड्स? विरेचन है।
संरचना परक व्याख्या में विरेचन का अर्थ नाट्य सामग्री की शुद्धि तथा दंश मुक्ति है। यह नाटक की संरचना में सहायक प्रक्रिया है, क्योंकि उपयुक्त तथा व्यवस्थित सामग्री प्राप्त होने पर ही उसे उपयुक्त संरचना में ढाला जा सकता है। तो ये था फ्रेंड्स विरेचन का सिद्धांत, और विरेचन से कैसे हमें त्रासदी का सुखद प्रभाव पड़ता है, जो त्रासदी का है वो सुखद प्रभाव कैसे पड़ता है विरेचन के अनुसार, विरेचन सिद्धांत के अनुसार। देखिए जरा, त्रासदी हालांकि दुखद स्थितियों का चित्रण करती है, किंतु उसका अंतिम प्रभाव सुखद होता है। क्या होता है उसका अंतिम प्रभाव? सुखद होता है। ये आवश्यक भी है, क्योंकि मानव स्वभाव से ही दुख से मुक्त रहना और सुख पाना चाहता है। ऐसे में यदि त्रासदी उस पर दुखद प्रभाव डालेगी तो वह उसे देखने जाएगा ही नहीं। व्यवहारिक अनुभव भी दिखलाते हैं कि जीवन में जो स्थितियाँ दुखद होती है, साहित्य में उनकी अभिव्यक्ति भावकों को एक प्रकार का आनंद देती है। सुख या आनंद से क्या तात्पर्य है? अब जैसे फ्रेंड्स हमने कोई फिल्म देखी, उसमें विलन को हीरो मारता है और उसको चोट लगती है, लेकिन हमें उससे दुख नहीं होता, हमें उससे खुशी प्राप्त होती है, क्योंकि वो गलत व्यक्ति को मार रहा है। सुख या आनंद से तात्पर्य क्या है? भाषण कला पर चर्चा करते हुए अरस्तु ने सुख को एक ऐसी गति माना जिसके द्वारा संपूर्ण आत्मा को सचेष्ट रूप से अपने अस्तित्व की प्रकृत अवस्था में लाया जाता है। धार्मिक रागों की चर्चा में अरस्तु ने उनके प्रभाव से आवेश के समन और विरेचन को एक प्रकार की शुद्धि का अनुभव माना, जिससे व्यक्तियों की आत्मा विशुद्ध और प्रसन्न हो जाती है। अर्थात विरेचन के माध्यम से जो सुख मिलता है वह आत्मा की शुद्धि, विशुद्धता और प्रसन्नता का पर्याय है। यह मन की प्रकृत अवस्था है, जिसमें वह आवेश का दुख के दंश से मुक्त होकर संतुलित हो जाता है। यह प्रकृत अवस्था ही वह है जिसमें दुख, द्वंद्व, उद्वेग आदि का अभाव है। इसी डॉक्टर नगेंद्र ने इसे विरेचन का अभावात्मक पक्ष कहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स के बारे में थोड़ा सा और। भारतीय काव्यशास्त्र की साधारणीकरण की जो अवधारणा थी फ्रेंड, उसी में ये विरेचन का माना गया। त्रासदी में जिस नायक का अवकर्ष दिखाया जाता है वह व्यक्ति होता है, किंतु उसके दुख और उसके दुख की नहीं रह जाते, उसके दुख नहीं रहते फ्रेंड्स। वो किसके दुख हो जाते हैं? जो पाठक दर्शक उसको देख रहे हैं, वो दुख उसका हो जाता है, क्योंकि वो उसको उसी रूप में ग्रहण करा जिस रूप में उसको वो नायक पर ढलते हुए देख रहा है। तो यही बताया गया है इसमें। बूचर के अनुसार त्रासदी से प्राप्त सुख का दूसरा कारण त्रासदी की कलात्मक प्रक्रिया है। त्रासदी में करुणा तथा त्रास को सामान्य जीवन में उठने वाली भावनाओं की भांति जो का त्यों प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि बड़े कलात्मक रूप में सामने लाया जाता है। जो दर्शक पाठक पात्रों के दुख की सहानुभूति में दुख का अनुभव तो करता है, किंतु उसकी प्रस्तुति कलात्मक उसे चमत्कृत तथा आनंदित कर देती है। त्रासदी से प्राप्त आनंद कला के आस्वाद का आनंद है। मतलब जैसे भोजन का बताया था मैंने आपको उदाहरण देके कि भोजन की जो सामग्री है, मतलब उसको अगर हमें स्वाद आ रहा है उसको खाने से, रस, उसे रस कहते हैं, तो वही इसमें बताया गया है। अब बूचर के इन दो तर्कों के अलावा त्रासदी के आनंद को एक और दृष्टि में भी समझा जा सकता है। त्रासदी में दुख और करुणा की योजना अकारण नहीं होती। इन भावना को आक्रांत होने वाला पात्र हालांकि दुष्ट या कुटिल नहीं होता, किंतु उसकी कोई चारित्रिक त्रुटि या नैतिक चूक ही उसके त्रास का कारण बनती है। तो यही पहले मैंने कहानी बताई थी आपको इंडिपस रेक्स की, उससे ही ये मिलती जुलती है। त्रासदी के संदर्भ में वे विरेचन को त्रासदी का प्रकार्य मानते हैं, और धार्मिक रागों के संदर्भ में मन को शुद्ध और शांत करने वाली प्रक्रिया इसे त्रासदी से जोड़कर यह माना जा सकता है कि त्रासदी में भी विरेचन का कार्य नहीं है, अर्थात मन को शुद्ध करके प्रकृत अवस्था में लाना। काव्य मानव की शुद्ध वासनाओं और निम्न स्तर की प्रवृत्तियों को उत्तेजित कर देता है। काव्य दुखद और उद्वेगकारी भावों को उत्तेजित करके उनका समन कर देता है, और फिर विरेचन की प्रक्रिया द्वारा धार्मिक संगीत की ही भांति चित्त को शांत और शुद्ध कर देता है। इस प्रकार ये समाज के मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ना नहीं बल्कि बनाता है। तो फ्रेंड्स ये क्या था विरेचन सिद्धांत। अब विरेचन सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको ठीक से बता ही दिया है। और अगर आपको फ्रेंड्स समझ में नहीं करके, ये सारे किसके थे फ्रेंड्स? ये अरस्तु के थे, और इनका प्रतिपादन भी अरस्तु ने ही किया है, और इसका मैं आपको बता चुकी हूँ सारा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगले दिन कौन सा लेते हैं फ्रेंड्स। कल संडे है, कल मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आऊँगी। जो मैंने 110 क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू करी है, उसका सेकंड पार्ट है कल, उसको देखना ना भूलें फ्रेंड्स, उसको ज़रूर देखें, और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपने अगर ये लेसन एक बार पढ़ लिया, एक बार समझ लिया, अच्छे से इस वीडियो को देख लिया, तो आप ये जीवन भर नहीं भूलेंगे फ्रेंड्स।
ओके फ्रेंड्स, और तब तक के लिए बाय, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।